हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर आज हम लोग होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सम के ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेशन के कुछ सम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ध्यान देना, चीज़ को ढंग से पढ़ना। आप ये मानो आपको कुछ नहीं आता और हम ये मानेंगे हमने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, हम उसके बेस पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज़, जुपिटर लिमिटेड परचेस कंट्रोल ऑफ नेपच्यून लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, डेट ऑफ एक्विजिशन, किस दिन सर शेयर खरीदा? कौन खरीद रहा है मेरे को ये बताओ। जुपिटर लिमिटेड खरीदा, यस और नो? तो जुपिटर लिमिटेड विल बिकम द होल्डिंग कंपनी। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय जुपिटर लिमिटेड, करेक्ट। किस दिन खरीदा? 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, करेक्ट है, श्योर। आगे बात करो। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2020 का। ये आपका टाइमलाइन है, चीज को ढंग से समझिए। आपको ईयर एंड दिया है 31 मार्च 2020, करेक्ट है। तो आपके ईयर का बिगनिंग क्या होगा? सर जी ईयर एंड 31 मार्च है, तो ईयर का बिगनिंग विल बी 1 अप्रैल 2019, करेक्ट है। किस दिन बंदा खरीदा है शेयर्स? 1 अक्टूबर 2019, दिस इज योर डेट ऑफ एक्विजिशन, 1 अक्टूबर 2019, ठीक है। इसके पहले का जो भी कुछ था उसको हम लोग प्री बोलते हैं। जिस दिन खरीदा उसके पहले का जो भी ज्ञान होगा उसको क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन। और इसके बाद का जो ज्ञान होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। एकदम सही है, क्लियर है। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो प्री एक्विजिशन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना है। तो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड इज 6 मंथ्स एंड पोस्ट इज ऑल्सो 6 मंथ्स। देख सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जो प्री से रिलेटेड प्रॉफिट होगा, सर अब हम आपके यहाँ पे आ गए हैं और हम आपके होल्डिंग कंपनी है, हम जुपिटर है, तो आपके यहाँ जो भी प्रॉफिट है उसमें अब मेरा भी हिस्सा होगा। मेरे आने के बाद का जो प्रॉफिट होगा पोस्ट, वो हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है। और हमारे आने के पहले का जो प्रॉफिट हमको मिल रहा है दैट इज कैपिटल प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सपोज करिए आप किसी बड़ी हस्ती के यहाँ पे पैदा होते हैं, तो आपके पैदा होने के पहले उसके यहाँ पे 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो सर जी आपको नहीं लगता कि वो 1000 करोड़ आपको ऐसे ही मिला है? करेक्ट है। और पैदा होने के बाद हर साल प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू, इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये हर साल। और इसके पहले में क्या आपका कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं सर, ये कैपिटल नेचर का हो जाता है। कैपिटल प्रॉफिट है, ये वंस इन लाइफ टाइम ही आपके हाथ आती है ऐसी। समझ गए चीज को? तो ये ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं अभी चीज को। शेयर होल्डर फंड 3,60,000 शेयर कैपिटल जुपिटर का और 1,80,000 नेपच्यून का। हम लोग कभी भी पिता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी इज बेसिकली पिता। ये बंदे के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके कैपिटल को कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों को किसका कैपिटल के साथ सर जी छेड़ना, खिलवाड़ करना अलाउड है? नेपच्यून का। नेपच्यून का 1,80,000 शेयर है, 10 रुपया करके, मतलब टोटल शेयर्स नेपच्यून में 18,000 शेयर्स है, करेक्ट है। नीचे जाइए, इन्वेस्टमेंट। अभी जो समझना है पहले उसको समझेंगे। 13,500 शेयर्स ऑफ नेपच्यून लिमिटेड किसने खरीदा था? जुपिटर ने, करेक्ट है। चलिए बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नेपच्यून लिमिटेड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स नेपच्यून लिमिटेड के पास है सर? 18,000, करेक्ट है।
इसमें से कुछ शेयर्स हमने खरीदा है। हम कौन है? हम जुपिटर हैं। तो शेयर्स एक्वायर्ड बाय जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, कितना शेयर एक्वायर किया जुपिटर लिमिटेड? 13,500 शेयर्स खरीदा है। करेक्ट है। तो आपके 18,000 में से 13,500 शेयर मेरे पास है। तो अब आप लोगों के पास भी शेयर्स तो है, लेकिन आप लोगों को क्या बुलाया जाएगा? माइनॉरिटी बुलाया जाएगा, और आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी इज बेसिकली 18,000 में से 13,500 अगर मेरे पास है, तो माइनॉरिटी के पास 4,500 शेयर्स है। यस और नो? करेक्ट है। तो अब अगर हम आपसे पूछे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, आप परसेंटेज निकालिए। आप पन्ना धीरे पलटिए। 13,500 शेयर्स मेरे पास, इसके पास 4,500। एकदम सही, श्योर। अब यहां देखो 2 जीरो कैंसिल, इधर भी 2 जीरो कैंसिल। करेक्ट है। तो 135:45 हो रहा है। हम 5 से ही काटेंगे क्योंकि मेरा बच्चा का बेस वीक रहता है। 5 से 2 बार जाएगा और 7 बार 9 बार। करेक्ट है। फिर 3 से कटेगा, 9 से काट देते, इतना भी बेस वीक नहीं हमारे स्टूडेंट का। 3:1। करेक्ट है। तो बेसिकली नेपच्यून का 3/4 शेयर मेरे पास है, और जुपिटर का 1/4 मेरे पास है। सॉरी, नेपच्यून का 1/4 बाकी लोगों के पास है, जिनको माइनॉरिटी बुलाया जाएगा। करेक्ट है। क्या 50% से ज्यादा है मेरे पास? हाँ सर, 3/4 मतलब 50% से ज्यादा है। तो आई बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ नेपच्यून लिमिटेड। करेक्ट, एकदम सही। सर परसेंटेज में नहीं निकाले? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, 75%, और ये 25%। करेक्ट है। नाउ किताब में आपको ऐसे भी मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय जुपिटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ नेपच्यून बाई मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ये भी आपको बता सकता है 75% और 25%। 4,500 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 100, 25%। करेक्ट है। जैसे भी करिए, चीजों को समझ के करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। क्या चीज सेटल्ड है? आपको पता चल गया कि 75% जुपिटर होल्ड करता है। तो अब आपके यहां पे आपकी कंपनी का 75% मेरा है, 25% आप लोगों का है। क्योंकि हम आपकी होल्डिंग कंपनी है, तो हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मतलब होल्डिंग कंपनी बना रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड वी नीड टू प्रिपेयर अ कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट वेयर इन all the assets and liabilities of the subsidiary कौन? subsidiary sir Neptune. All the assets and liabilities of the subsidiary company, that is Neptune Limited, will be consolidated or added with the respective assets and liabilities of the होल्डिंग कंपनी। समझ गए चीज को? क्लियर है? मेरे एसेट और लायबिलिटी के साथ आपका जुड़ जाएगा। सारा एसेट लायबिलिटी जोड़ रहे हैं? यस सर, सारा जोड़ रहे हैं। तो सर आप 100% ओनर है क्या? नहीं। इसीलिए हम आप लोगों का जो 25% वाले लोग बचे हैं, उन लोगों को हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के, उन लोगों को तो हमने अभी तक पैसे नहीं दिए। 75% को हमने रुपया दे दिया और हमने उनसे शेयर ले लिए। आप लोगों को अभी तक हमने रुपया दिया नहीं है, तो आप लोगों को देंगे। अगर हम आपको पूरा खरीदते हैं तो हमको आपको देना पड़ेगा, तो इट बिकम्स माई लायबिलिटी। इसीलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिकम्स अ लायबिलिटी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। समझ गए चीज को? क्योंकि वो उसको रुपया देगा, क्योंकि सारा एसेट जोड़ लिया जा रहा है। वी आर एडिंग ऑलमोस्ट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसलिए सर उस बंदे को क्या देना है वो आपको निकालना पड़ता है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कितने में खरीदा? 2,02,500। इसको ढंग से समझना। जुपिटर लिमिटेड एक्वायर्ड 13,500 शेयर्स इन नेपच्यून लिमिटेड एट अ कॉस्ट।
इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना? 2,02,500। ये इतने में खरीदा। ये जो इसने खरीदा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चीज को समझो, 2,02,500, मतलब हमने उन लोगों को 2,02,500 दिया और उनसे हमने 75% शेयर्स ले लिए कंपनी के, करेक्ट है। अब ये 2,02,500 रुपया दे के अगर मेरे को 3 लाख रुपए का सामान मिलता है, हमने आप लोगों को दिया, मेरे को 3 लाख का मिल रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आई एम गेनिंग प्रॉफिट। अच्छा, क्या ये मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है? नहीं सर, क्योंकि आप ये काम नहीं करते। मेरा ये धंधा थोड़ी है कंपनी के शेयर्स खरीद खरीद के अपने आप को होल्डिंग बना लेना। तो इन दैट केस दिस प्रॉफिट इज कैपिटल इन नेचर। तो इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। यही 2,02,500 रुपया दे के मेरे को अगर लाख रुपया ही मिलता एसेट्स, तो बेसिकली आई हैव पेड मोर देन द एसेट्स एक्वायर्ड। आप किसी एसेट का 1 लाख रुपया वर्थ है और आप उसके लिए अगर ज्यादा देते हैं तो डेफिनेटली सामने वाली कंपनी का गुडविल है, तभी आप देते हैं। तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? गुडविल बुलाते हैं। दैट मीन्स सर आप ये भी बोल सकते हैं, सम अप कर सकते हैं कि व्हेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ग्रेटर देन द नेटवर्थ एक्वायर्ड, वी से बेसिकली जितने का हमको नेटवर्थ मिला है, जो मेरे को एसेट्स एक्वायर किए हैं उसका वैल्यू से ज़्यादा है, तो द रिजल्टिंग डिफरेंस इज बेसिकली गुडविल। यस और नो? हमने ज़्यादा पे किया है। और अगर ये रिवर्स हो जाए, मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन नेटवर्थ एक्वायर्ड, जो मेरे को मिला है, तो इन दैट केस इट इज बेसिकली अ प्रॉफिट, तो इट बिकम्स माय कैपिटल रिजर्व, करेक्ट है। एंड व्हेन COA इज इक्वल टू, अब हम एक वर्ड लिखेंगे, नाटो। RRR देखा है? उसमें गाना है ना, नाटो नाटो, ऐसे ही है, देखा है कि नहीं? नाटो हमने तुमको बताया होगा कभी, नेट एसेट्स टेकन ओवर। जो हम नेटवर्थ बोल रहे हैं, इसको एक्चुअली बुलाया जाता है नेट एसेट्स टेकन ओवर। अगर हमने जो पेमेंट किया है, अगर वो नाटो नेट एसेट्स टेकन ओवर के बराबर है, तो मतलब जितना का चीज मिला उतना ही पेमेंट किए। इन दैट केस देयर इज नो गुडविल और नो कैपिटल रिजर्व। तो यहां जो नेटवर्थ एक्वायर्ड लिखे हैं, इसको आप एक टेक्निकल टर्म से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, नाटो, नेट एसेट्स टेकन ओवर। क्या अब चीजें क्लियर है? पक्का सर? श्योर? तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा क्या मिला। अच्छा, जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन ये पैसा दे रहे हैं। 2,02,500 कब दे रहे हैं? जिस दिन हम शेयर्स खरीद रहे हैं। कितना शेयर खरीद रहे हैं? 13,500। तो उस दिन हमको क्या मिला वो हमको देखना है। मतलब इस दिन तक कंपनी के यहां पे क्या नाटो का स्थिति है, मेरे को क्या मिल रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ मच आई एम गेटिंग फ्रॉम द प्री पार्ट। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो अब इसके ऊपर कैलकुलेशन और सब कुछ होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है 9690, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स 6048, फिक्स्ड एसेट्स का नोट दिया हुआ है, टेंजिबल 180 168, इनटेंजिबल में गुडविल है 6,000 24,000, इन्वेस्टमेंट 13,500 शेयर्स ऑफ नेपच्यून लिमिटेड 2,02,500, इन्वेंटोरीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये सारा दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और सरप्लस मतलब PL, बेसिकली सिर्फ नेपच्यून को देखना है, अपने को सब्सिडरी के साथ खेला करना है, होल्डिंग के साथ कोई झमेला नहीं करेंगे। 30,000 60,000, करेक्ट है। ये किस दिन का बैलेंस शीट है बेटा? ये 31 मार्च 2020 का है। क्या मेरे आने के बाद का है कि पहले का है? सर मेरे आने के बाद का है। हम तो 1 अक्टूबर 2019 को लिए थे आपकी कंपनी के शेयर्स, तो उसके बाद का है। तो इन दैट केस ये अभी तक कंपनी के बुक्स में बैलेंस शीट में 30,000 रुपया है। क्या चीज का सर? सर जी जनरल रिजर्व, और 60,000 रुपया सरप्लस में, करेक्ट है। आगे ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है 42, बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ जुपिटर लिमिटेड कितना? 6,000 मिल रहा है। मतलब ये जो 6,000 का बिल्स पेबल है ये किसके फेवर में है? जुपिटर के। समझ गए चीज को? होल्डिंग।
अब यहाँ पे जब उसके बुक्स में बिल्स पेबल है तो मेरे यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए। तो आपको ही देखना पड़ेगा, तब आप सेट ऑफ कर पाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी एंड बिल डिस्काउंटेड कितना, 9000। अब देखो यहाँ पे एसेट्स में कहीं भी करंट एसेट्स में बी आर है क्या, नहीं है। बिल ट्रेड रिसीवेबल में बी आर थोड़ी है, नोट देता नहीं तो, ये तो डेटर हो गया मेरा, नोट नहीं है मतलब मेरे पास बी आर नहीं है, मतलब मेरे बुक्स में बी आर नहीं है, मेरे पास नहीं है बी आर, मतलब हमने बी आर को डिस्काउंट करवाया है, हमने बी आर को डिस्काउंट करवा के बैंक को दे दिया। अब नेपच्यून के पास जो बिल्स पेबल 6000 रुपया है, वो उसको किसको पेमेंट करना है, बैंक को देना है। तो क्या हमारे और नेपच्यून के बीच का अब है, नहीं, बाहर वाले का, इसलिए इसका कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता। आप समझे चीज को। तो अगर कभी भी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दूसरे के नाम का हो तो पहले ये देखना उसके बुक्स में बी आर है क्या, अगर बी आर होता तो सेट ऑफ का बात होता, अदरवाइज सेट ऑफ का बात नहीं होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के सम को आगे सॉल्व करते हैं, चालू करें। चलिए नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। नेपच्यून लिमिटेड हैड ऑन 1/4/2019 30,000 इन जीआर, उसके बुक्स में 30,000 रुपया जीआर में था। 1 मिनट, नेपच्यून का जीआर में आज कितना है, 30 ही है, पहले भी 30 था और अभी भी 30 है। 1 मिनट, आओ अब हम लोग यहां रहेंगे। ईयर के बिगिनिंग का फिगर दिया है 1/4/2019, करेक्ट। जनरल रिजर्व कितना, 30। क्या ये मेरे आने के पहले का है, यस और नो, तो इसको प्री एक्विजिशन बोला जाएगा, करेक्ट है। अच्छा अभी भी कितना है जीआर, क्या कुछ भी एडिशन हुआ है, नील, 30 माइनस 30 जीरो। अब जीरो को 6 महीना इधर दे दो, ये छोटा जीरो कर दो और इधर भी छोटा वाला जीरो कर दो, ठीक है। तो 0 0, पोस्ट जीआर कुछ भी नहीं है, करेक्ट है। आगे 36,000 इन सरप्लस अकाउंट, सरप्लस मतलब पीएल में, पीएल में 36,000 था, अभी कितना है 60। आप ऐसी ही बात करिए अभी हमसे, अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी जो दिया उसको पढ़ेंगे। 36,000 सर पीएल में था, क्या ये मेरे आने के पहले का है, हाँ सर, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्री हो गया। अभी कितना है 60, क्या ये बढ़ा है 24,000 से। अभी हम सम नहीं पढ़े हैं लेकिन हम यहीं पे बात करेंगे क्योंकि जरूरी थोड़ी आगे जो हो वो हर सम में हो। 24,000 से पीएल बढ़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि पूरा साल का डेटा डिफरेंस है। 24,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, क्या पूरा साल मेरा प्री है, कितना महीना प्री है, 6 महीना, एकदम सही, 6 मंथ्स इज माई प्री, करेक्ट। तो 6 महीना प्री है मेरा। इफ 6 मंथ्स इज प्री, और पोस्ट भी कितना है 6, 24,000 में 6 महीना का प्री और 6 महीने का पोस्ट इक्वली है दोनों, तो 12,000 प्री में जाएगा और 12,000 पोस्ट में जाएगा। क्या ये चीज सेटल्ड है, पक्का श्योर। तो पहला चीज, अगर हम यहां 12 दें तो ये कितना हो जाएगा 48, करेक्ट है। 36,000 तो पहले से था इसके पास, फिर इस साल 24,000 कमाए, 24,000 12 महीने का, तो 1 महीने का 2,000, तो 6 महीने का 12,000 इसी 6 महीने का है, यस और नो, करेक्ट। तो 36 + 12 48,000 इज माई प्री एक्विजिशन पीएल। और यहां पे ये कितना है 12, तो मेरा पोस्ट एक्विजिशन पीएल 12,000 हो गया। आप समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। टोटल 60,000 है पीएल में, इसका 2 हिस्सा होगा, एक प्री और एक पोस्ट। प्री 48 है तो पोस्ट 12, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर है ये चीज पक्का। अभी समझो बस, आप ये समझिए आप समझ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आगे नेक्स्ट 10%, ये कहानी के चलते ही सम टफ हो जाता है। सबसे पहला 10% डिविडेंड वाज रिसीव्ड बाय जुपिटर लिमिटेड इन अक्टूबर फ्रॉम नेपच्यून लिमिटेड। 10% डिविडेंड दिया है वो फॉर 18-19। 18-19 का मतलब 1/4/2018 से लेके 31/3/2019। क्या मेरे आने के पहले का बात हो रहा है, उस प्रॉफिट का बात हो रहा है, यस और नो। फॉर द ईयर कौन सा है 18-19। इज इट रिलेटेड टू अ पीरियड बिफोर आई केम, बिफोर आई एक्वायर्ड द शेयर्स, यस और नो। हाँ सर, मेरे आने के पहले का, हम जिस दिन खरीदे उसके पहले का बात कर रहा है। मतलब सर ये जो डिविडेंड है, इस डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड।
मेरे आने के पहले के पीरियड का डिविडेंड मिला है मेरे को, करेक्ट है। अच्छा, डिविडेंड कंपनी के लिए इनकम की एक्सपेंस, मेरे को मिला है तो मेरे लिए इनकम और नेपच्यून के लिए ये एक्सपेंस है, करेक्ट है, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो अगर आपको कैश फ्लो याद होगा, हम लोग कभी किए हैं, तो 1500 वाज रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, याद है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एंड दैट डिविडेंड वाज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 4,500 का डिविडेंड मिलता था हम लोग का, एक सम था, उसके अंदर में से 1500 प्री एक्विजिशन पीरियड का था, उसको वो इन्वेस्टमेंट के साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करते थे हम लोग। याद करो, 16,500 का परचेज आया था उस समय, अगर याद होगा तो, जैसा भी है अब फिर याद करवाएंगे, डोंट वरी। एंड दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्योंकि मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, हमने इसको अपने पीएल में लिख दिया। अच्छा, डिविडेंड रिसीव इनकम की एक्सपेंस, इनकम, तो हमने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया होगा, यस और नो। लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड कभी भी आपके पीएल में नहीं जाता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से रिड्यूस होता है। इट इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करिए। मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,02,500, यही था ना, तो इससे ये लेस होना चाहिए। बट हमने वो काम किया है क्या? नहीं, हमने उसको कहाँ लिख दिया, पीएल में लिख दिया। तो आई हैव डन ए रॉन्ग ट्रीटमेंट। जब भी इस तरीके का रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है तो इसका दो ट्रीटमेंट होता है। पहला, हमको इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करना है, ये ध्यान रखना है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हुए कि काम आएगा। सेकंड, ये पीएल में चला गया तो इसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो जब आप अपना कॉन्सोलिडेटेड पीएल लिखेंगे तो उसमें से ये फिगर को माइनस करिएगा, प्रॉफिट को घटाइएगा। आप अपना मतलब हम अपना, जुपिटर ने लिखा है तो जुपिटर अपने पीएल को कम करेगा, पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ नेपच्यून लिमिटेड एट 1,20,000 ऑन द डेट ऑफ परचेज वाज रीवैल्यूड एट 1,44,000। इसमें रिवैल्यूएशन भी आ गया। अल्टीमेटली सब कुछ है इसके अंदर में, तो आपको सीखना होगा। 1,20,000 का उसके बुक्स में था। अभी देखो तो प्लांट एंड मशीनरी इसके यहाँ पे कितने का है, 1,08,000 मिल रहा है। 1,20,000 का था, अभी 1,08,000 हो गया। कितना कम हुआ? 12,000। मतलब 12,000 डिप्रिसिएशन लगा होगा। मतलब 12,000 डिप्रिसिएशन का मतलब 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यस और नो, करेक्ट है। तो 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो गया, ये ध्यान रखना। तो अब ये 120 को कितना करने बोला है, 1,44,000 करने बोला है, करेक्ट है। तो ये 144 हम लोग को करना होगा। अब इसका ट्रीटमेंट आपको सीखना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये रिवैल्यूएशन हो गया। आगे पढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ नेपच्यून लिमिटेड, मतलब स्टॉक बेसिकली, इंक्लूड्स 9,600 ऑन विच जुपिटर लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब उसका स्टॉक में 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कॉस्ट पे। तो बेसिकली ये एक सम में सब कुछ है हमारे पास। प्रिपेयर है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। अगर इस सम को ढंग से कर लिया जाए तो हर चीज़ आप सेटल कर लेंगे एग्जाम में। हम आपसे एक एक करके हर चीज़ को लेके बात करेंगे। वी विल हैव ए टॉक और हम लोग चीज़ों को सेटल करते हैं। आइए, अभी तक चीज़ें समझ में आई? कुछ भी बोला हमने? कुछ तो समझे होंगे। चलिए, अब आप ये मानिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप सीख रहे हैं हमसे और हम आपको सिखा रहे हैं। आइए, ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस क्लास का एक फ़ायदा होगा कि इसके अंदर में सब कुछ होगा आपके लिए। हम यहाँ एक पीएल अकाउंट बना रहे हैं और हम एक चीज़ और बता देते हैं, हम पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या सिखाएंगे आपको? टाइम लग जाएगा बहुत। तो हम एक एक करके आपको चीज़ें सेटल कर रहे हैं, ठीक है? आइए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, हम लोग किसके पीएल के साथ काम करेंगे? नेपच्यून। जुपिटर के साथ नहीं करेंगे। अभी शांति से देखेंगे आप चीज़ों को। डेबिट क्रेडिट नेपच्यून का 1/4/2019, चीज़ को ढंग से देखना, 36,000 था पीएल में, करेक्ट है? पीएल में कितना था? 36। पीएल इनकम है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। तो 1/4/2019 बाई बैलेंस बीडी कितना? 36,000 लिख सकते हैं। सेटल्ड है? श्योर? पक्का? अब क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2020 टू बैलेंस
CD। अभी कितना है बैलेंस देखिए, 60,000 मिल रहा है। ढंग से देखना चीजों को। क्या बंदे ने कुछ डिविडेंड दिया है पहले ये बताओ, यस और नो। हाँ, ही हैज पेड 10% डिविडेंड, यस और नो। 10% डिविडेंड वॉज रिसीव बाई जुपिटर लिमिटेड, तो उसने पे किया होगा। डिविडेंड हमेशा आपके पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर होता है। आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है सर? 1,80,000, करेक्ट है। तो चलिए हम यहां लिख रहे हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड बाय नेपच्यून लिमिटेड, करेक्ट। आइए, कितना परसेंट? 10%। किसके ऊपर? शेयर कैपिटल के ऊपर 18,000 रुपया, करेक्ट है, श्योर। ये डिविडेंड दिया उसने। एक मिनट, किस दिन दिया बेटा? अक्टूबर में। हम कब खरीदे थे? 1 अक्टूबर को। तो मेरे को भी मिला होगा इसका यस और नो। तो ये जो 18,000 रुपया डिविडेंड दिया गया, इट वॉज बींग पेड टू द शेयर होल्डर्स, यस और नो। डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर। बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर का ही है यहाँ पे कहानी। नाउ तो ये शेयर होल्डर में डिवाइड होता है डिविडेंड, ठीक है। अब कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो जुपिटर लिमिटेड भी था इस समय, और बाकी लोग कौन थे? माइनॉरिटीज, करेक्ट है। हम कितना परसेंट होल्ड करते हैं कंपनी में? हाउ मच? 75%, करेक्ट है। तो 13,000, 18,000 का 75% डिविडेंड मेरे को मिलेगा, यस और नो। तो सर 18,000 का 75% डिविडेंड 13,500, दिस विल बी रिसीव्ड बाई शेयर होल्डर्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड, बेसिकली जुपिटर लिमिटेड यू कैन से। एंड माइनॉरिटी कितना परसेंट था? तो 18,000 का 25%, 4,500 किसको मिलेगा? माइनॉरिटीज को मिलेगा, करेक्ट है। इसको और भी तरीके से निकाला जा सकता था। हमने 13,500 शेयर खरीदा था और एक शेयर 10 रुपए का था, ये सुन। 1,35,000 का शेयर था मेरे पास, उसका 10% करिए, आपके पास ये फिगर आ जाता। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? बट करना ये अपने को कि जो 18,000 का डिविडेंड है उसका 2 हिस्सा हुआ था। एक हिस्सा किसको मिला? जुपिटर को, और एक हिस्सा माइनॉरिटी को मिला, करेक्ट है। क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो इसका रूल होता है इट शुड बी credited to investment account. It should be credited to investment account. Basically it means the cost of acquisition should be reduced. तो इन्होंने 2,02,500 में खरीदा था शेयर्स, उसमें से 13,500 इनका माइनस होना चाहिए था। बट आपके जो क्वेश्चन आता है उसमें हमेशा ही प्री एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग कंपनी अपने पीएल में क्रेडिट कर देता है, मतलब वो रॉन्ग ट्रीटमेंट करवाता है। तो सिंस रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया रहेगा आपको, तो आपको उसको फिर क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? क्योंकि दे हैव क्रेडिटेड इट टू देयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, they have recorded in their SOPL। तो इसका 2 ट्रीटमेंट। एक, जुपिटर लिमिटेड, देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने पीएल से 13,500 डिडक्ट करेगा, क्योंकि उसने लिख दिया था तो उसका प्रॉफिट 13,500 से बढ़ा हुआ है, तो वो ये 13,500 वहां से क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना। दूसरा, एंड सेकंड, उसको क्या करना है? जब वो अपना गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कंप्यूटेशन करेगा तो ही विल रिड्यूस हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय 13,500,
500। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो अब मेरे हिसाब से ये ट्रीटमेंट सही हो गया होगा और आपके एग्जाम में ये ट्रीटमेंट छपेगा, हम आज बता दे रहे हैं आपको, ये आना है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। क्या चीज क्लियर है? अभी आओ, अब अपने पीएल में आते हैं वापस से। डिविडेंड दिया इसने 18,000 रुपए का, ये सुन लो, ये रहा हमारा 18,000 का डिविडेंड। डिविडेंड एक्सपेंस की इनकम, तो इन्होंने यहाँ पे 2 एक्सपेंस डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड है बेटा? ये प्री वाला, ऐसे लिखेंगे, हमको अच्छा लगता है। कितने का डिविडेंड? 18,000, करेक्ट है। अब चीज को समझो, 60 + 18 कितना होता है? 78। क्लियर है? 36 और 78 का डिफरेंस, दिस इज योर बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये बेसिकली आपका पीएल एप्रो बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 42,000। चीज समझ में आया? मेरा आज के दिन जो 60,000 का डिविडेंड बैलेंस बचा है वो 18,000 का डिविडेंड देने के बाद है। तो अगर हम डिविडेंड नहीं देते तो मेरा बैलेंस 78 होता। पहले 36 था, अभी 78 है, मतलब हमने पूरे साल में 42,000 का प्रॉफिट अर्न किया, करेक्ट है। अच्छा, ये पूरा साल क्या मेरे लिए प्री है कि इसका 2 हिस्सा है? सर इसका 2 हिस्सा है, तो दिस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इट डजंट बिलोंग टू पोस्ट और प्री ऑल टुगेदर, ये दोनों के बीच में है। तो कुछ पार्ट प्री में और कुछ पार्ट पोस्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स, बेसिकली 6:6 है, 6 महीना प्री है, 6 महीना, तो 1:1, तो 21,000 प्री का और 21,000 पोस्ट का। क्या ये चीज क्लियर है पक्का सर? श्योर? एकदम सही है। अब हमसे प्री का प्रॉफिट का बात करो, 1 मिनट। 36,000 जो प्रॉफिट था, क्या ये प्री था कि पोस्ट था? सर 1 अक्टूबर 2019 को हमने शेयर खरीदा था, क्या उसके पहले का प्रॉफिट है कि उसके बाद का? सर पहले का, तो 36,000 प्री। और ये जो हमने 21,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ये भी प्री का है। 36 + 21 कितना हुआ? 57। 57,000 प्री का प्रॉफिट, 57,000, उसमें से हमने 18,000 का डिविडेंड दिया, ये सुन लो, क्योंकि ये प्री का डिविडेंड है। तो 57 में से अगर 18,000 का डिविडेंड हमने आपको दे दिया, तो सर जी मेरा कितना प्रॉफिट बचा अभी? 39। समझे चीज को? तो प्री एक्विजिशन पीएल विल बी 39,000। समझे चीज को? क्लियर है पक्का? आइए एक और बार समझाएं, पहले ये चीज सेटल लेके ये बताओ। श्योर? तो इतना तो समझ गए ना? अब एक और बार समझने के लिए बहुत इजी वे में समझो। आओ एक और बार टाइमलाइन बनाओ, इतना देर तो समझाने के लिए बनाए थे, अब काम करने के लिए बनाओ। ईयर का बिगनिंग 1/4/2019, एकदम सही। डेट ऑफ एक्विजिशन बोलो 1 अक्टूबर 2019। ईयर का एंड बोलिए 31 मार्च 2020, करेक्ट। ये ईयर बिगनिंग सही है। एकदम बात करो मेरे से यहीं पे एकदम। पीएल 1/4/2019 को कितना था? 36। इस दिन कितना था? 60, करेक्ट है, एकदम सही। 1 मिनट थोड़ा उधर हो। 60 करेक्ट है। अब 1 मिनट, अब सुंदर बनाने का मन कर गया। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है मेरा? 42,000। आप ही ने तो बताया ये पूरे साल का प्रॉफिट है, यस और नो? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अभी अभी आया, उसमें से 6 महीना इसका है, तो 42,000 में 21,000 क्या है? पोस्ट, करेक्ट। 1 मिनट रुको, ये 21,000 पोस्ट क्लियर है। मेरा टोटल 60,000 आज के दिन है। आज के दिन बैलेंस शीट में कितना है? 60 में अगर 21,000 पोस्ट है तो ये कितना होना चाहिए? 39। 60 में से 21,000 अगर पोस्ट है तो ये कितना होगा? 39। अब प्रूफ करेंगे कैसे, वो बात का बात है। तो 21,000 यहां आएगा, यस और नो? ये 6 महीने का कितना प्रॉफिट हो गया? यहां 36 पहले से था, 21,000 और अर्न किए, तो ये कितना हो गया? 57, करेक्ट। अब इसमें से हमने 18,000 डिविडेंड दे दिया तो प्रॉफिट कम होगा, तो मेरा
कितना हो गया 39,000। क्या अब चीज समझ गए? क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? श्योर? ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ पीएल, एनालिसिस ऑफ पीएल। कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? एकदम सही है, अभी तक चीज क्लियर है? तो सर हम लोग अपना पीएल का कहानी सेटल किए, डिविडेंड का। जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे किया, उसका एक हिस्सा माइनॉरिटी को मिला। अच्छा, माइनॉरिटी को डिविडेंड पे कर चुका है कि नहीं किया? कर दिया है, तो माइनॉरिटी को मिल गया ना, तो माइनॉरिटी को दे दिए। अब वो उससे आइसक्रीम खाए, कुछ भी करे, हो गया ना हिसाब। तो अब माइनॉरिटी हमसे आके बात नहीं कर सकता क्योंकि उसको मिल चुका है। अच्छा, मेरे को भी मिल गया है क्या? हाँ, मिल तो गया। जुपिटर लिमिटेड को भी तो मिला है, हम तो पीएल में लिख के रखे हैं। क्या हम सही किए पीएल में लिख के? नो, आई डिड रॉन्ग। हमको कहां क्या करना चाहिए था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करना चाहिए था, तो हमने गलत किया, तो हम उसको सही करेंगे। मेरा कितना था? 13,500 था, 18,000 का 75%। तो हम अपना 13,500 सर जी क्या करेंगे? एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करेंगे और दूसरा पीएल से लेस करेंगे। करेक्ट है? कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाएंगे जब, हम अपने पीएल से 13,500 लेस कर देंगे क्योंकि हमने उसको गलत ट्रीटमेंट किया है वहां पे लिख के। क्लियर है? पक्का? ये सेटल्ड है क्या? श्योर? तो सर हम लोग बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर 1 पूरा सीख लिए, ठीक है। अब हम आपके साथ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे और साथ में एडजस्टमेंट 2 जो सबसे क्रिटिकल है, स्टैंडिंग इन द बुक्स वाला, उसको डील करके फिर स्टॉक वाले में जाएंगे, ठीक है। ये 3 एडजस्टमेंट होते ही बेसिकली हमारा सम्स कंप्लीट हो जाता है। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हमारा मेन पार्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। चालू करें। क्या ये वर्किंग सेटल्ड है अभी तक? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एओपी बोलते हैं हम लोग। अब हम इसके आगे एक और वर्ड लिखेंगे, ऑफ नेपच्यून लिमिटेड। किसका? नेपच्यून का। हम लोग और किसी का नहीं कर सकते। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? जब आप इसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है इसको। ऐसा बना लेंगे 2 लाइन। इसके बाद पीएल और जीआर क्या दोनों है सम्स में? हाँ सर, दोनों है। तो आपको पोस्ट एक्विजिशन जीआर, पोस्ट एक्विजिशन पीएल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। यहां प्री एक्विजिशन में पीएल और जीआर को अलग अलग नहीं किया जाता है। समझ गए चीज को? और यहां पे एक डिटेल, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग यहां पे कर लेंगे, ठीक है। आइए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, ये हो गया हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ये हो गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीएल और ये हो गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन जीआर, ठीक है। एक एक करके चीज को समझना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सीख जाने वाला बच्चा मोर और लेस होल्डिंग सही कर सकता है, तो ढंग से समझिएगा। सबसे पहले प्री एक्विजिशन जीआर, जनरल रिजर्व, पहले हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कैसे लिखते हैं देखो चीज को, इससे भी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा जो अभी हम लिखेंगे। बैलेंस इन जीआर ऑन 1/4/2019, 1/4/2019 को जीआर में कितना था? 30,000। करेक्ट है? क्योंकि ये आपके आने के पहले का है, 1/10/2019 के पहले का है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना क्या हो गया हमारे लिए? प्री हो गया। करेक्ट है? क्या जीआर में कुछ भी चेंज हुआ उसके बाद? अभी भी कितना है? 30,000। 30 ही तो है, 30 का 30 ही है, कुछ भी बढ़ा है? तो और कुछ भी नहीं हुआ है जीआर में, तो इसमें ऐड कर सकते हैं इंक्रीज इन जीआर
या रेदर आप ऐसे लिखिएगा, चेंज इन जीआर फ्रॉम 1419 टिल 30 सितंबर 2019। हम आए थे 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के पहले क्या चेंज आया? सर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? प्री एक्विजिशन जीआर 30,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर, पक्का। अब तुरंत यहीं पे तुरंत करिए पोस्ट एक्विजिशन जीआर। कैसे आएगा सर ये पोस्ट एक्विजिशन जीआर? सर जी बैलेंस इन जीआर, इसको करने का सबसे इजी वे, ऑन बैलेंस शीट डेट, जिस दिन बैलेंस शीट दिया हुआ है उस दिन का देखो कितना जीआर में है, 30,000, यही है। इसमें से लेस कर दो प्री एक्विजिशन जीआर, इसके लिए यही बेटर है। क्या बच रहा है? प्री एक्विजिशन जीआर हटा दीजिए, टोटल 30 है, 30 में से पूरा ही 30 प्री है, तो पोस्ट कितना हो गया? 0, तो नील लिख दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। आगे अब मेन पार्ट, प्री एक्विजिशन पीएल। तो बैलेंस इन पीएल ऑन 1/4/2019 कितना? 36,000, ये रहा। करेक्ट। ऐड प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम 1/4/2019 टिल 30 सितंबर 2019 कितना? 21,000। याद है 42,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, आप चाहे तो यहाँ शो कर सकते हैं। 42,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, करेक्ट है। 36 प्लस 21 57। इसमें से लेस करिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड। कितना प्री एक्विजिशन डिविडेंड पे किया था? 18,000, करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा 39,000। कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट एंड प्री एक्विजिशन पीएल। अब पोस्ट एक्विजिशन पीएल चाहिए, आप लिखिए पोस्ट एक्विजिशन पीएल। इसको कैसे लिखना ये भी सीखो। प्रॉफिट फ्रॉम 1/10/2019 टिल 31 मार्च 2020, करेक्ट है। ये हो गया पोस्ट। 1 अक्टूबर को आए थे और उससे 31 मार्च तक जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ वो हमारा पोस्ट है। 42,000 पूरे साल का था, उसमें 6 महीना हमारा क्या था? पोस्ट। कितना? तो ये हो गया 21,000। कोई दिक्कत इसके अंदर में? या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं जो हम कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं। क्या आप बोल रहे हैं सर? और बैलेंस इन पीएल ऑन बैलेंस शीट डेट कितना? 60,000। देख लो बैलेंस शीट डेट को, पीएल में 60 है, ठीक है। लेस प्री एक्विजिशन पीएल। प्री एक्विजिशन पीएल कितना आया? तो 60 में से 39 माइनस करिए, आ गया। तो आप ये नहीं करेंगे, लेकिन आप हमेशा इसको फॉलो करेंगे, ज़्यादा अच्छा आपके लिए। ये लेस करके करने वाला काम ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, करेक्ट है। क्योंकि अगर कल को पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पेड हुआ तो प्रॉफिट ये जो 21 आया ना, इससे लेस होगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पेड। समझ गए चीज़ को? इसलिए हम बता दिया आपको। क्लियर है ये चीज़? पक्का। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1
हमने सेटल कर दिया एओपी वाला पार्ट। क्लियर है ये चीज? पक्का? अब प्लांट एंड मशीन के ऊपर बात करो। चालू करें। प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹1,20,000। जगह नहीं है इसमें, तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। प्लांट एंड मशीन, इसको बोलते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹1,20,000। अब चीज को समझना। बुक वैल्यू, अभी आप इसको कर नहीं सकते, अभी पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ढंग से देखिएगा। बुक में 1,20,000 था प्लांट एंड मशीन, आज के दिन कितना ये देखो 1,08,000 है। मिल रहा है क्या? कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हुआ है, मतलब डिप्रिसिएशन लगा होगा। तो सर जी 1/4/2019 को प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में 1,20,000 होगा। करेक्ट है। इसमें क्या लेस हुआ होगा? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट है। तो 31/3/2020 को उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1,00,000। तो कितना का चेंज है? 12,000। करेक्ट है। ये 12,000 आने का मतलब पहले यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो। अभी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, अभी पहले उसका फ्रेमवर्क बनेगा। 12,000 डेप्रिसिएशन कितने पे लगा था? 1,20,000 पे इंटू 100, तो योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। एकदम सही है। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत? श्योर? ये हो गया सर 10%। अब जिस दिन हम एक्वायर किए उस दिन उसको रिवैल्यू किया गया। ऑन द डेट ऑफ परचेज वॉज रिवैल्यूड एट 1,44,000। ठीक है। तो आप सर 1/4/2019 का वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते 144 से। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन डेट ऑफ एक्विजिशन को हो रहा है। तो वी नीड वैल्यू ऑन 1/10/2019। हम लोग को इस दिन का बुक वैल्यू चाहिए, तब हम लोग उसको रिवैल्यूड वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। समझे चीज को? तो अब इसका बुक वैल्यू निकालना। कितने का था ये? 1,20। 12,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन है, ये सुन लो। तो सर हम यहां लिख रहे हैं 1,20,000 माइनस, ये सेटल्ड है क्या? 12,000 डिप्रिसिएशन था पूरे साल का, 6,000 रुपया 6 महीने का हुआ। यस और नो? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 मंथ्स होता है, निकाल चुके हैं ना? तो 12,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 कर दीजिए। तो 6,000 डिप्रिसिएशन, मतलब जिस दिन हम लोग एक्वायर किए उस दिन बुक्स में इसका वैल्यू 1,14,000। यस और नो? उसको कितने पे लाया गया है? क्या वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले चेंज लिखो। 30,000 से बढ़ रहा है। अच्छा, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। अच्छा, जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन का है, तो ये प्री हुआ कि पोस्ट? प्री। हम एसेट तो पहले का है ना, 1 अप्रैल वाला एसेट है, वो रिवैल्यू हो रहा है। पुराना चीज रिवैल्यू हो रहा है, तो पुराना चीज से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग प्री प्रॉफिट बोलते हैं। अब समझे चीज को? श्योर? अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ ना, 1/14 का चीज 144 हुआ है, तो इसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन बोल सकते हैं। तुरंत एओपी में जाइए, क्योंकि उसके प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। यहां लिखिए अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना से? 30,000। ये आपका प्री का प्रॉफिट। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? श्योर? ये 30,000 आपका वहां चला गया। अब आगे बात करो, इधर आओ। अब ईयर एंड आएगा 31/3/2020। करेक्ट? इसके बीच में डेप्रीसिएशन लगेगा क्या? फ्रॉम 1/10/2019 टिल 31/3/2020। यस और नो? करेक्ट है। अच्छा, टोटल 12,000 साल का डेप्रीसिएशन था, उसमें 6 तो लेस कर चुके थे,
और कितना बचा, 6,000 ही तो बचा ना। तो 1/14 में से 6,000 डिप्रीसिएशन, तो ये कितना, 1,08,000। क्या मैच कर रहा है आपके बुक के वैल्यू से? हाँ सर, 1,08,000 ही है बुक में, तो लिख दीजिए ये आपका बुक वैल्यू है। अब ये वैल्यू 144 हो गया, यस और नो? तो जब डेप्रीसिएशन कंप्यूट होगा तो अब किस वैल्यू पे कंप्यूट होगा, 144 पे होगा। तो यहां का डेप्रीसिएशन आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। इंटू 6/12, रेट तो 6% है, तो 144 का 10% 14,400, उसका आधा 7,200। ठीक है, तो आप डेप्रीसिएशन 6,000 लिखे थे, अब ये कितना हो गया? तो डेप्रीसिएशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? डेप्रीसिएशन बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो इसको पोस्ट पीएल में लेस करना। पोस्ट क्यों? 1 अक्टूबर से 31 मार्च है, तो पोस्ट ही हुआ ना, तो ये पोस्ट में जाएगा। और एक ये प्लस होगा ना अगर, तो ये माइनस ही होगा। ये ध्यान रखना, समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? तो ये ध्यान रखना, तो ये माइनस, तो आप पोस्ट पीएल में जाइए। डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट ऑन रिवैल्यूड अमाउंट, पोस्ट पीएल में 1200 नेगेटिव। क्या हो सकता है? क्लियर है चीज? अब 1 मिनट, लास्ट पार्ट खत्म हो गया रिवैल्यूएशन। 144 में से 7,200 जाएगा, 136,800, करेक्ट है। अब आपका वैल्यू आज के दिन 1,08,000 का चीज 136,800 हो रहा है। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, 28,800 से 30,000 माइनस 1200 करते तो भी 28,800 होता, करेक्ट है। तो जब आप अपना कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें इस 28,800 को प्लांट एंड मशीन में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये दोनों पीएल होता है, ये बैलेंस शीट में जाके ऐड हो जाएगा 28,800। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? सर ये हो गया हमारा इसका कहानी। क्लियर है? श्योर? चलिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट का बात कर लीजिए। ये तो खत्म हो गया, इसमें और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। टोटल आइए, 30 प्लस 39 69 प्लस 30 99,000। ठीक है, ये 99,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? आगे 21,000 में से 1200 जाएगा, 19,800, 19,800, ये पोस्ट पीएल हो गया। ठीक है, और जीआर नील है पोस्ट, देखा? क्लियर है? पक्का सर? श्योर? ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट का 2 हिस्सा होगा, क्योंकि अब कंपनी के शेयर होल्डर 2 हैं। एक है जुपिटर लिमिटेड, इस बंदे के पास कितना परसेंट है, 75%, करेक्ट। और एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना परसेंट वाला, 25% वाला, करेक्ट है। तो इन दोनों में ये डिवाइड होगा, तो 99,000 का 75% 74,250, ये जुपिटर को मिलेगा प्री का। 99,000 का 25% 24,750, करेक्ट है? श्योर? अगेन 19,800 का 75% कितना, 14,850, करेक्ट। और इसका 4,950, और नील का डैश और डैश, करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? ये हो गया एओपी कंप्लीट। क्या टफ लगा एओपी? समझ में आया कुछ? ये सबसे मेन पार्ट था, अगर ये समझ गए तो आगे इजी रहेगा।
एक एडजस्टमेंट अभी बचा हुआ, उसको डील करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इन्वेंट्री ऑफ नेपच्यून लिमिटेड, आओ नेपच्यून के पास इन्वेंट्री देखो इसका, ये रहा 60,000, ठीक है। इसके स्टॉक 60,000 के स्टॉक में इंक्लूड्स 9,600 ऑन विच जुपिटर लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन। ये लाइन एक्चुअली इनकम्प्लीट है, हम बता रहे हैं, इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुआ हमसे। इन्वेंट्री ऑफ नेपच्यून लिमिटेड इंक्लूड्स 9,000 वर्थ ऑफ स्टॉक परचेस्ड फ्रॉम जुपिटर लिमिटेड ऑन विच जुपिटर लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब क्या है, नेपच्यून के पास जो 60,000 का स्टॉक है उसमें 9,600 का वो स्टॉक है जो हमने उसको बेचा था 25% प्रॉफिट रख के, करेक्ट है। तो इसके चलते उसके स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को जब भी ये एडजस्टमेंट आएगा तो निकालना होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन इन्वेंट्री बोलिए या स्टॉक बोलिए, जो बोलिए, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला याद रख लो, ज़्यादा अच्छा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, जितने का स्टॉक है उसके पास मेरा वाला, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल लेना बेटा, क्योंकि हम 25% कॉस्ट पे रखे थे, तुम्हारे पास जो वैल्यू होगा स्टॉक का वो सेल प्राइस वाला होगा, क्योंकि हमने उसको जितने में बेचा वो बता रहा है, तो प्रॉफिट हमेशा सेल का लेना। 9,600 का स्टॉक है, आइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या बोला है, 25% ऑन कॉस्ट, तो बेसिकली 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे 1/5, करेक्ट है। तो 9,600 का 20% और 1/5 जो बोल लो, तो इट विल बी 1920, करेक्ट है। ये 1920 का दो ट्रीटमेंट, एक जब बैलेंस शीट बनाओगे तो स्टॉक या इन्वेंट्री को जोड़ते वक्त उसमें से माइनस कर देना 1920, क्योंकि ये प्रॉफिट का फिगर है। स्टॉक के लिए रूल होता है इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो इसका स्टॉक का कॉस्ट कम है तो इसको कम कर दीजिएगा, समझ गए। दूसरा, प्रॉफिट कौन अर्न किया है, जुपिटर, तो जुपिटर के पीएल से होल्डिंग कंपनी का जो पीएल कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाओगे उसमें से लेस कर देना 1920, समझ गए चीज को, क्लियर है, क्योंकि उसने वो प्रॉफिट रखा है और वापस वो स्टॉक उसके घर में आ रहा है, तो एक्चुअली जो प्रॉफिट अर्न किया था वो रियलाइज्ड नहीं हुआ है, समझ गए चीज को, क्लियर है, पक्का सर, श्योर। यहां तक आपका सारा एडजस्टमेंट डील हो जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये भी बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग सर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट और उसके बाद बैलेंस शीट। क्या यहां तक सेटल्ड है, पहले ये बताओ, श्योर। देखिए नाउ सर, अब ये सब कुछ हो गया, अब सेकंड पार्ट, एओपी बनाने के बाद हम लोग सबसे पहले बनाते हैं सेकंड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसके ऊपर अलग से नंबर अलॉटेड भी होता है, तो ये सही होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब इसको करना कैसे, पहले ये समझो। देखो हम यहाँ एक फॉर्मेट बना रहे हैं, आप इसी फॉर्मेट में इसको करिएगा, आपका गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है। अब यहां सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने में शेयर खरीदा था, 2,02,500, मेरे को जो याद आता है, देख तो भाई दिया था क्या, हाँ सर, ओहो 13,500 शेयर 2,02,500 में,
तो 2,02,500 सही है। इसमें से लेस होगा। अब ये लेस यहां लिख के कोलोन देना और नीचे लिखना आप जो लिखना हो। पहला, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड, कितना इक्विटी शेयर्स एक्वायर्ड किया? 13,500 शेयर्स। कितना रुपया करके सर? 10 रुपया करके। 1,35,000। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर? पक्का? आगे बात करो, चालू करें। नेक्स्ट, अब इसमें से सब कुछ प्री एक्विजिशन से रिलेटेड काम होगा। शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब यहां पे जो जो चीज आते जाएंगे वो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना, वो सब कैंसिल होते जा रहे हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था जुपिटर का? 74,250 लिखिए। जितना प्री है सब यहीं आएगा। तीसरा, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, याद है? 13,500 निकाले थे ना हम लोग। हमने बोला भी था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस होगा। 13,500। आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं यहां पे। ये रहा। रॉन्ग ट्रीटमेंट रेक्टिफिकेशन, गुडविल और सीआर निकालते वक्त रिड्यूस हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाई 13,500। क्लियर है ना? चलिए, अब और कुछ है नहीं प्री से रिलेटेड, जोड़िए। 1,35,000 प्लस 74,250 प्लस 13,500, 222,750। अब देखो 2,02,500 रुपया देके 222,750 का सामान लिए हैं, ज्यादा आया है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। बोलता है याद करने के लिए, नेगेटिव आए तो कैपिटल रिजर्व, पॉजिटिव आए तो गुडविल, जो भी बोलो। तो 2 लाख 2 लाख गया, 22,750 में से 2,500 गया, तो 20,250 करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आ गया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा चीज, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी से रिलेटेड कितना रुपए का ज्ञान है? चालू करें, आइए सर। यहां क्या क्या आएगा? इसमें एक ही कॉलम बनाइए, कोई दरकार नहीं है दो का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। क्या क्या आएगा? पहला चीज, माइनॉरिटी के पास क्या क्या है? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के पास कितना शेयर्स है बताइए? टोटल में 4,500 शेयर्स है, करेक्ट है। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है बेटा? 10 रुपया। तो ये कितना हो गया? 45,000। क्या कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? अब इसमें ऐड करो एक एक करके, उसका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है। ये रहा
14,850 और 4,950 मिल रहा है? नहीं, ये नहीं, ये और ये 24,750। तो आप लिखेंगे शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितना था? 24,750, करेक्ट है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल कितना? 4,950। और कुछ भी नहीं है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिल चुका है तो उसको लिखने का दरकार नहीं है। दिस इज योर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 45 प्लस 24 69, 4 73, 74 700। दिस इज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, करेक्ट है। यहां सर हमारा ये काम भी हो गया, कोई दिक्कत है? श्योर। अब सर क्या करें, क्या करें? अब डायरेक्टली बैलेंस शीट बना दीजिए, खत्म करिए चीज को। आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं और चीज को कंप्लीट करते हैं। बैलेंस शीट बनाते वक्त जिस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना के दिया है, बेसिकली वही फॉर्मेट में बनाना है, तो फॉर्मेट को लेकर डरने का दरकार नहीं है। लेकिन बस ये है, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। आइए, किसका बुक्स में? जुपिटर लिमिटेड, करेक्ट है। क्या बना रहे हैं हम लोग? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। किस दिन का? 31/3/2020, ठीक है। दिस इज माई नोट नंबर, दिस इज, ये क्या होगा बताओ? अमाउंट, एंड दिस विल बी पर्टिकुलर्स, करेक्ट है। आइए, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसको 1 नहीं देके बस ऐसे ही लिख दो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करेक्ट है। इसमें पहला शेयर होल्डर्स फंड, ए, बोलो क्या पहला? शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसको थोड़ा ढंग से देखना, लास्ट पार्ट है समझने का। शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच है, सिर्फ जुपिटर का लेना है। इसका खत्म हो चुका, 1,80,000 में 1,35,000 गुडविल और कैपिटलिज्म में चला गया और 45,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जा चुका है, तब आप इसको नहीं लिखेंगे। कैपिटल हमेशा जुपिटर होल्डिंग कंपनी का 3,60,000, करेक्ट है। बी, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। इसके लिए क्या नोट नंबर बनेगा? बनाना ही पड़ेगा, बहुत झमेला है। हम यहां पे बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स, फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, आप ऐसे ही देखते जाइए। पहला क्या चीज का? रिजर्व एंड सरप्लस, करेक्ट है। उसको लेके पहले देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था? 96,000, आइए नोट दिया है। जनरल रिजर्व कितना? 36,000, आइए लिखते हैं पहला, फर्स्ट नंबर रिजर्व। जुपिटर लिमिटेड का कितना? 36,000 मिल रहा है। क्या कोई पोस्ट एक्विजिशन जीआर है? एड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन जीआर, पोस्ट बैलेंस शीट में जाता है। आओ देखो यहां पे पोस्ट एक्विजिशन जीआर
नील है, करेक्ट है। तो कुछ भी नहीं है पोस्ट एक्विजिशन, डायरेक्टली जाइए इसमें, नील। तो ये हो गया 36,000, लिख सकते हो। दूसरा सरप्लस मतलब पीएल अकाउंट 60,000, जुपिटर लिमिटेड। इसमें बहुत झमेला है, इसमें सबसे पहले लेस करना प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्रेडिटेड टू पीएल या रिकॉर्डेड इन पीएल। कितना रिकॉर्ड किया था? 13,500, याद है? तो 60 में से 13 जाएगा, 47, 46, 500। पहले तो ये कर लेना सबसे पहले। सेकंड, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, याद आता है? 1920 निकाले थे ना, दो जगह बोले थे, एक तो पीएल से लेस होगा, दूसरा स्टॉक से लेस होगा। 1920 लेस करो, 46,500 माइनस 1920, ये आ रहा 44,580, करेक्ट है? श्योर? अब इसमें ऐड करिए शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल। क्या है पोस्ट एक्विजिशन पीएल? कहाँ गया देखो, 14,850, यही एक बचा था लिखना, लिख के खत्म करिए, 14,850। सर जी जोड़े 14,850, देखो तो 59,430 है क्या? और कुछ है? एक और है, कैपिटल रिजर्व, निकाले ना अभी। थर्ड, कैपिटल रिजर्व, जो अभी अभी हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर के ऊपर जो किए थे, कैपिटल रिजर्व निकाले ना। कितना आया था? 20,250, शायद यही है क्या? 20,250, करेक्ट है। तो आ गया अपना। अब इसका टोटल कर दीजिए, कितना आ रहा है भाई? 36 प्लस 20,250, इट्स कमिंग 115680, यही है क्या? ये हो गया सर आपका रिजर्व एंड सरप्लस 115680, क्लियर है? श्योर? टोटल कर दीजिए, प्लस 3,60,000, 475,680, करेक्ट। अब आइए दूसरा, सेकंड, क्या आएगा सेकंड बोलो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, संपा अंपा कोई है नहीं, लिखने का दरकार नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है? आप डायरेक्टली लिख दीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी अभी निकाले थे 74,700, हो सकता है। तीसरा, कोई भी तरीके का नॉन करंट लायबिलिटी है क्या बेटा? ना, कुछ भी नहीं है भाई, कहाँ गया सम? तो यही है, सिर्फ करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल 60 और 48, कोई चेंज है इसमें? कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, क्या नाम? ट्रेड पेबल्स। कितना कितना है? 60 और, कहाँ गया है? इधर 60 और 48, करेक्ट है। तो 60,000, क्या तो इसका नोट लिख देना और वहाँ जोड़ के दिखा देना, 60 प्लस 48, 1,08,000, करेक्ट है। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा बैलेंस शीट का? टोटल 1 + 2 + 3, करेक्ट है।
1,08,000 और 74,700 और ये जोड़ के 658,380। चेक करो तो भाई, 658,380, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। क्लियर है ये चीज? पक्का। अब क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट हेडिंग एसेट्स। पहला नॉन करेंट एसेट्स। बात करें, चलिए। नॉन करेंट एसेट्स ये रहा। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, आओ, इसके अंदर में पहला टेंजिबल, नोट नंबर 2, आइए। करेक्ट। क्या क्या है, जाओ भाई फिक्स्ड एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी झमेला है क्या? 60 + 60, करेक्ट है। आइए तो लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग पहला। जुपिटर लिमिटेड, नेपच्यून लिमिटेड, ठीक है। 60 60 कितना? 1,20,000। कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर में? श्योर, पक्का। नेक्स्ट आओ। अब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000 और 1,08,000 मिल रहा है। आइए, प्लांट एंड मशीनरी, जुपिटर लिमिटेड, थोड़ा ध्यान देना, इसमें तो कोई झमेला नहीं है, 1,20,000। लेकिन जब हम नेपच्यून लिमिटेड का देखें, कितना दिया हुआ है? 1,08,000। लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन हुआ था, 28,800 ऐड होगा, 28,800 देखना है। लो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम लोग यहीं कहीं पे इसको लेके बनाए थे शायद, ये रहा। हाँ, बैलेंस शीट में 28,800 ऐड कर देना बोले थे ना, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रहा है अब अपना। आइए, +28,800, तो 1,28 + 8 136,800 प्लस 1,20 तो 2,56,800, करेक्ट है। क्या जोड़ सकते हैं? 256 + 1,20, 2 1 3, 376,800। एनी प्रॉब्लम? तो अब आप जाइए अपने बैलेंस शीट में, टेंजिबल में लिख दीजिए 376,800, करेक्ट है। नेक्स्ट इनटेंजिबल देखो तो है क्या? गुडविल 6,000 24,000, करेक्ट है। चलिए लिख दीजिए इनटेंजिबल, यहाँ डैश दे के लिख देना गुडविल। 6 + 24 तो 30,000, करेक्ट है। एक मिनट, क्या ये इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं, ये खत्म हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाके, तो इन्वेस्टमेंट लिखने का दरकार नहीं है। टोटल करिए, 376 + 30, 4,06,800, करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत? नेक्स्ट 2, अब क्या चाहिए? करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स इन्वेंटोरीज नोट बनेगा, क्योंकि इसमें झमेला है, 1920 माइनस करना है ना, तो इन्वेंटोरीज। आइए, जे लिमिटेड कितना है? 7,500 और उसका 60,000, 70,500। एन लिमिटेड 60,000, 70 60 1,30,500।
इसमें से हम लेस कर दे रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक। ये स्टॉक का प्रॉफिट 60,000 से लेस होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो सकता है किससे लेस करना, तो आप जोड़ना और 1920 ऐसे लेस कर देना। समझ गए चीज को? क्लियर है? 1,30,500 माइनस 1920 तो 128,580। दिस इज इन्वेंटरीज। क्लियर है? तो चलिए लिख देते हैं 128,580। क्लियर है? इन्वेंटरीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 30 और 54, क्या कोई भी चेंज है? ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 प्लस 54 है ना? हाँ, कितना हो गया सर? 84,000। करेक्ट है। लास्ट कैश एट बैंक 27 एंड 12। कैश एट बैंक 27 और 12 तो 27,000 प्लस 12,000, इट्स कमिंग 39,000। क्या टोटल आ सकता है? लीजिए करते हैं 39,000 प्लस 84,000 251,580। यही है क्या? टोटल 1 प्लस 2 प्लस 406800 658,380। क्लियर है? ये हो गया सर आपका कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। मेरे हिसाब से चीजें सेटल हो जानी चाहिए। क्या क्लियर है? पक्का सर? इस एक सम को अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम मान लो और इसको अच्छे से करो। अगर इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। हमने पूरा डिटेल में हर एक स्टेप को आपको तरीके से सिखाने का कोशिश किया है और आप बाकी चीज़ भी देख सकते हैं इसके अंदर में। बाकी सम भी आपको हेल्प होगा आप करने में। तो सर देखिए चीज़ को, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टॉक टू मी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।